आप में मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस में और एक फंड मैनेजर के थॉट प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये है कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर अक्सर हाइप, न्यूज़, रीसेंट रिटर्न्स या कंपनी का P&L स्टेटमेंट देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। वहीं फंड मैनेजर स्टॉक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके डिसाइड करता है। देखो, आप इन्वेस्टिंग करना तो बंद नहीं करोगे। सो एज दे से, इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग इट राइट। और अगर ये एक स्टेप आपको इन्वेस्टमेंट राइट करने का चांस दे रहा है, सो व्हाई टू इग्नोर इट? हम समझते हैं कि आपके पास पूरा दिन नहीं है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन पढ़ने का, पर जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा टू फॉलो। बस कुछ स्टेप्स और आप ऑलरेडी एक फंड मैनेजर के जैसे सोचना शुरू कर दोगे। गाइज, इनफ ऑफ ट्रस्टिंग न्यूज़, हाइप, टिप्स, ट्रेंड टू पुट योर हार्ड अर्न मनी इन अ स्टॉक। इट्स टाइम फॉर सम रियल नंबर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम कंपनी की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। इसी वजह से चाहे हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो या फंड मैनेजर, दोनों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। हर कंपनी पीरियोडिकली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करती है। पहला, इनकम स्टेटमेंट, जिसे P&L स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस स्टेटमेंट से सिंपली ये पता चलता है कि आखिर में कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू इन अ स्पेसिफिक पीरियड। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये दिखाता है कि कंपनी के पास एक स्पेसिफिक पीरियड में टोटल कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज कितने हैं, मतलब कितना कैश आ जा रहा है। ध्यान रहे, इसमें कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस जैसे किसी एसेट का डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ कैश की बात होगी इसमें। यही डिफरेंस है बिटवीन P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट। ये एक स्नैपशॉट होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का। कैसे पता चलती है ये हेल्थ? 3 चीजों से। पहला, एसेट्स जो कंपनी के पास है, जैसे कैश, बिल्डिंग्स, इन्वेंट्री। दूसरा, लाइबिलिटीज जो कंपनी को देना है, जैसे लोन्स, बिल। और तीसरा, शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब ओनर्स का हिस्सा। तो भाई, बैलेंस शीट का तो सिंपल रूल है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। और इसी वजह से इसे बैलेंस शीट बोला जाता है। मतलब जो लेफ्ट साइड है उसे बैलेंस करता है राइट साइड। एसेट को बैलेंस करते हैं लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटीज। तो लोगों को इतना तो इकोनॉमिक क्लास में समझ आ जाता है, लेकिन उन्हें ये शीट ही पढ़ना नहीं आता, स्पेशली लाइक अ फंड मैनेजर। हेंस दिस वीडियो। हम बैलेंस शीट को अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर के पहले एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर पर फोकस करना है। लेट मी एक्सप्लेन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन, जिसमें सिर्फ कंपनी के खुद के नंबर्स दिखते हैं। दूसरा होता है कंसोलिडेटेड, जिसमें कंपनी के साथ उसके सब्सिडरीज का भी कंबाइंड डेटा होता है। एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री, इनके पास अराउंड 90 से 100 सब्सिडरीज हैं, लाइक जियो, रिलायंस रिटेल, जियो सावन और भी बहुत सारी। अगर आप सिर्फ स्टैंड अलोन नंबर्स देखोगे तो बस आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर दिखेंगे, पूरे ग्रुप के नहीं। वहीं कंसोलिडेटेड में पूरे ग्रुप की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ समझ आएगी। हेंस वी गो फॉर कंसोलिडेटेड। अब क्विकली बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसमें भी हम रिलायंस के बैलेंस शीट से समझते हैं। स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको उनके सारे एसेट्स दिख रहे हैं और राइट साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अगेन, एसेट्स मतलब जो कंपनी के ऑपरेशंस में काम आती है और रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है। इसमें भी आप देखोगे एसेट्स 2 टाइप के दिख रहे हैं, करंट एंड नॉन करंट। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। वहीं नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा टाइम तक कंपनी के पास रहेंगे। ये वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रखती है, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या सॉफ्टवेयर राइट्स। थर्ड, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई नई फैक्ट्री या बिल्डिंग बन रही है बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। या फिर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जो 5 साल से ज्यादा के लिए रखे गए हैं, या लोन्स जो कंपनी ने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए दिया हो। एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स मतलब ये वो मिसलेनियस लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जो डायरेक्टली ऊपर कैटेगरीज में फिट नहीं होते, जैसे लॉन्ग टर्म एडवांसेस या प्री पेमेंट्स। इसके अलावा अगर आपको ये सारे कैटेगरी को और डिटेल में जानना हो, जैसे रिलायंस के इंटेंजिबल एसेट को अगर आपको डिटेल में जानना हो, तो आप इसके नोट नंबर में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे इन्वेंट्रीज मतलब कंपनी के स्टॉक्स जो अगले 12 महीने में बेचे जा सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल एसेट्स वो आइडल पैसा जो कंपनी ने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया है और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कंपनी ने काम कर दिया है लेकिन पैसा अभी भी कस्टमर से रिसीव नहीं हुआ।
या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, पैसा जो ऑलरेडी अवेलेबल है या इजीली लिक्विड हो सकता है। अदर फाइनेंशियल एसेट्स मतलब पैसा टेम्परेरी किसी और के पास है पर कंपनी को श्योर है कि वो 1 साल के अंदर रिकवर हो सकता है। और लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स। इसमें ऐसे आइटम्स आते हैं जैसे सप्लायर्स को दिए गए एडवांस पेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड्स। अब एसेट के बाद इक्विटी और लाइबिलिटीज को समझते हैं, मतलब राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। स्टार्टिंग विद इक्विटी, ये वो फंड है जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, साथ ही कंपनी के अपने प्रॉफिट्स जो फ्यूचर में री इन्वेस्ट के लिए रखा है, जिसे फाइनेंस में रिजर्व्स भी कहते हैं। वहीं लाइबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस या जिम्मेदारियां होती हैं जो कंपनी के ऊपर है, मतलब कंपनी ने पैसा बोरो किया है या कोई सर्विस या प्रोडक्ट रिसीव किया है जिसका पेमेंट फ्यूचर में करना है। लाइबिलिटीज भी एसेट्स की तरह 2 टाइप के होते हैं, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट वो ऑब्लिगेशंस हैं जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए कंपनी के ऊपर है, मतलब ये वो पैसा है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में सेटल करना है। सी, ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोरोइंग ट्रेंड्स। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है तो इन्वेस्टर के लिए ये रेड फ्लैग हो सकता है। इसमें क्या कैटेगरीज हैं? बोरोइंग्स लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और ये दिखाता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट लेवल क्या है। फिर है लीज लाइबिलिटीज, ये वो लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स है जिसका पेमेंट कंपनी को फ्यूचर में करना होता है। एंड अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये वो डिपॉजिट्स या लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है जो अबव कैटेगरीज में फिट नहीं होते। नेक्स्ट प्रोविजंस, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज हैं जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स या वारंटीज। देन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, जो फ्यूचर में गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। लास्टली अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये मिसलेनियस लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब चलते हैं करंट लाइबिलिटीज की तरफ। ये वो लाइबिलिटीज होते हैं जो कंपनी को 1 साल के अंदर सेटल करना होता है। इसमें बोरोइंग्स में क्या आता है? वो शॉर्ट टर्म लोन्स जो कंपनी ने लिए हैं और 1 साल के अंदर रीपे करना है। अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि कंपनी के पास इन्हें मैनेज करने के लिए इनफ शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं या नहीं। जैसे इसमें देखो, इस कंपनी के करंट लाइबिलिटीज 31 मार्च 2025 तक 2,57,000 करोड़ है और करंट एसेट्स सेम पीरियड में 2,69,000 करोड़, विच शोज कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से ज्यादा हैं, जिसे कंपनी इजीली रिपे कर सकती है, जो एक पॉजिटिव साइन है। देन लीज लाइबिलिटीज, मतलब अगर कंपनी ने किसी एसेट को लीज में लिया है तो कंपनी को अगले 12 महीने में पे करना होता है। नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल्स, वो पैसा जो कंपनी को अपने सप्लायर्स को गुड्स या सर्विसेज के लिए देना होता है। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं जो डायरेक्टली ऊपर के कैटेगरीज में फिट नहीं होते, जैसे टेम्परेरी डिपॉजिट्स या शॉर्ट टर्म ड्यूज। और लास्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज, ये मिसलेनियस शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट्स रिसीव या कोई भी शॉर्ट टर्म पेएबल जो डायरेक्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। तो यहाँ तक हमने बेसिक एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटीज समझ लिया। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं। ये हम स्क्रीनर प्लेटफॉर्म के थ्रू समझेंगे। ध्यान रहे, स्क्रीनर पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉर्मल फॉर्मेट से थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन कंसेप्ट्स वही होते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। अगेन यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेंगे। इसमें आप देखोगे कि इक्विटी सेक्शन में 2 चीजें हैं, पहला इक्विटी कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी तो हम जानते हैं, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस वो होता है जो कंपनी का प्रॉफिट होता है और फ्यूचर केपेक्स के लिए बिजनेस में री इन्वेस्ट के लिए साइड रखा जाता है। इसे रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। अगर किसी कंपनी का रिजर्व या सरप्लस ओवर द ईयर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। रिलायंस के केस में इक्विटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मींस प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स कंपनी के ग्रोथ में पैसा डाल रहे हैं। कंपनी की इक्विटी मार्च 2014 में 2,940 करोड़ थी, वो मार्च 2025 में 13,532 करोड़ हो चुकी है। वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस भी ओवर द ईयर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2014 में ये नंबर था जो मार्च 2025 तक बढ़कर इतना हो गया। ये दिखाता है कि कंपनी अपने रिजर्व्स को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिसे वो फ्यूचर में केपेक्स के लिए यूज कर सकती है। अब आते हैं बोरोइंग पर, जो FY 2014 में इतना था और बढ़कर FY 25 में इतना करोड़ हो गया। ये वो पैसा है जो कंपनी ने बोरो किया है और जैसा कि हमने डिस्कस किया, बोरोइंग्स नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज में डिवाइड होता है। वहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स FY 25 में 2,36,000 करोड़ है, जबकि FY 14 में ये सिर्फ 1 लाख करोड़ था। इससे क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशंस के लिए डेट काफी इंक्रीज किया है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो 1 साल के अंदर रीपे करने होते हैं, FY 25 में 1,10 करोड़ है, FY 14 में ये सिर्फ 32,000 करोड़ थी। इससे हमें पता चला कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है और इन्वेस्टर्स के लिए ये देखना जरूरी है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट मैनेजेबल है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबल शॉर्ट टर्म एसेट्स।
नेक्स्ट है लीज लाइबिलिटीज, जो 2014 में ऑलमोस्ट जीरो था, लेकिन 2025 में 22,000 करोड़ हो गई, जो लॉन्ग टर्म लीज कमिटमेंट्स को दिखाता है। इसके बाद आता है अदर बोरोइंग्स। 2014 में 4,950 करोड़ से स्लाइट डिक्रीज हुआ है और 2025 में 4,738 करोड़ हो गया। ये मिसलेनियस ऑब्लिगेशंस को दिखाता है। अदर लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुए हैं, जो 2014 में इतने थे और 2025 तक आते आते इतने करोड़ हो गए हैं। ये मिसलेनियस ऑब्लिगेशंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अदर कुछ पैरामीटर्स जैसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ट्रेड पेएबल्स, मतलब कंपनी को सप्लायर्स को कितने फंड वापस करने हैं, और अदर लाइबिलिटी आइटम्स हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स को कंसिडर करने के बाद टोटल लाइबिलिटीज 2014 में 4 लाख करोड़ थी, जो 2025 में 19 लाख करोड़ हो गई। मतलब कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज काफी एक्सपांड हो गए। अब ये बोरोइंग ज्यादा है या कम है, इसके लिए एक फेमस रेशियो यूज होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, जो आपको कंपनी के बोरोइंग का क्लियर पिक्चर बताता है। आज रिलायंस का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 है, जो एक सेफ जोन में है। डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अगर रेशियो 1 है तो मतलब कंपनी ने जितना पैसा शेयर होल्डर से उठाया है उतना ही डेट भी लिया है। अगर रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए मतलब कंपनी ज्यादा बोरोइंग्स पर चल रही है, जो रिस्की हो सकता है। अब रिलायंस के टोटल एसेट्स पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि डेट के साथ एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं, तभी हमको क्लियर पिक्चर समझ आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स दिखेंगे। एज पर रिलायंस बैलेंस शीट इन 2014 फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होकर इतने करोड़ हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी नॉन करंट एसेट्स के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स एंड वेसल्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, इंटेंजिबल एसेट्स और अदर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में मैसिव स्केल अप किया है। नेक्स्ट है CWIP, जिसका मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं। थर्ड है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भी 2014 के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहे हैं। 2014 में करंट एसेट्स ₹1,35,000 करोड़ थे और 2025 में ये बढ़कर ₹4,45,000 करोड़ हो गए। इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद आता है टोटल एसेट्स। यहाँ सिर्फ 11 साल में एसेट्स का साइज 4.5 टाइम्स से ज्यादा हो गया, विच इज पॉजिटिव। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया है। ट्रस्ट मी, आपको भी बस इतना ही देखना है एंड यू विल अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। लेकिन अब आप बोलोगे कि रिलायंस जैसी नोन कंपनी के बारे में तो बता दिया, अगर रेड फ्लैग्स देखने हैं तो कैसे देखेंगे? तो चलिए एक छोटा सा कंपैरेटिव एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही दो कंपनीज में से कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और क्यों। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द टेलीकॉम इंडस्ट्री बैलेंस शीट फॉर कंपनी ए। कंपनी ए के रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव साइन है, मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। मार्च 2025 के इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करने पर टोटल इक्विटी 1,13,000 करोड़ होती है, लेकिन कंपनी का टोटल बोरोइंग्स मार्च 2025 तक 2,13,000 करोड़ है। अगर बोरोइंग से इक्विटी को माइनस करें तो ये नंबर मिलता है। इसका मतलब है कि कंपनी ए के बोरोइंग्स उसकी इक्विटी से ज्यादा हैं, यानी नेट इक्विटी नेगेटिव है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी काफी हेविली डेट पे डिपेंडेंट है, जो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। नाउ लेट्स चेक द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बी फ्रॉम द सेम टेलीकॉम इंडस्ट्री। कंपनी बी के रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये नेगेटिव रिजर्व्स एक रेड फ्लैग है, मतलब कंपनी को लगातार लॉसेस हो रहे हैं। अब मार्च 2025 तक कंपनी बी के इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करते हैं तो टोटल इक्विटी इतनी मिलती है, जो क्लियरली एक वीक साइन है। अब अगर कंपनी बी का टोटल बोरोइंग्स देखें तो मार्च 2025 में ये 2,33,000 करोड़ है। अगर बोरोइंग से इक्विटी को माइनस करें तो ये नंबर मिलता है। इसका मतलब है कि कंपनी बी के बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हैं, यानी नेट इक्विटी नेगेटिव है, जो दिखाता है कि कंपनी हेविली डेट पर डिपेंडेंट है और ये फाइनेंशियल रिस्क को और बढ़ाता है। इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। अब अगर कंपनी ए और बी की फाइनेंशियल हेल्थ कंपेयर करें तो दोनों की सिचुएशन वीक है, लेकिन कंपनी बी के कंपैरिजन में कंपनी ए थोड़ी बेटर पोजीशन में है, क्योंकि उसकी टोटल इक्विटी पॉजिटिव है, रिजर्व्स भी पॉजिटिव और कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और कंपनी ए का डेट भी कंपनी बी के डेट से कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी ए का 1.88 है, जो काफी हाई है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना बेटर होता है। आइडियल सिचुएशन ये है कि रेशियो 1 के आसपास हो, मतलब कंपनी के बोरोइंग्स और शेयर होल्डर्स इक्विटी का बैलेंस हेल्दी हो। यहाँ 1.88 का मतलब है कंपनी काफी हेविली डेट डिपेंडेंट है। ज्यादा डेट होने का रिस्क ये है कि अगर प्रॉफिट्स या कैश फ्लो गिर गया तो कंपनी को अपने लोन्स रीपे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं सरप्राइजिंगली कंपनी बी का डेट टू इक्विटी रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसकी इक्विटी नेगेटिव है। कभी कभी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि रेशियो कैलकुलेट ही नहीं हो पाता, और ये क्लियरली एक रेड फ्लैग है फॉर इन्वेस्टर्स। डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है करंट रेशियो।
ये बताता है कि कंपनी के करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज को कवर कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब अगर कंपनी को 12 महीने के अंदर अपनी लाइबिलिटी सेटल करना है तो आइडियली उसके पास उतने एसेट्स होने चाहिए। अगर करंट रेशियो 1 के आसपास है तो उसको आइडियल माना जाता है। अगर रेशियो 1 से थोड़ा कम है तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर ये बहुत कम है जैसे 0.2 या 0.3 तो मतलब कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में है। एग्जाम्पल, कंपनी ए का करंट रेशियो 0.37 है, वहीं कंपनी बी का करंट रेशियो 0.56 है। दोनों ही 1 से काफी कम है, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर करने के लिए बार बार इनको लोन्स लेने पड़ते हैं। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस मैनेजेबल हैं, लेकिन अगर करंट रेशियो कंसिस्टेंटली इतना लो है और कंपनी लॉसेस में है तो सिचुएशन रिस्की है। ये दोनों आपको क्लियर सिग्नल देते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल हेल्दी है या स्ट्रगल कर रही है। ओवरऑल देखें तो दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, इसलिए इन्वेस्टर्स को ऐसे कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। अगर फिर भी किसी एक कंपनी को चूज करना हो तो कंपनी ए कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन है, लेकिन याद रखिए ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही करे जो हाई रिस्क लेने को रेडी हो, और वो भी अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ छोटा हिस्सा। तो ये था बैलेंस शीट का डिटेल ब्रेकडाउन। मुझे पता है कि आज के एपिसोड में काफी सारे इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब सीखने से आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। शुरू में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आपको ये काफी इजी और यूजफुल लगने लगेंगे। ऑल्सो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम हर हफ्ते ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आप सिंप्लीफाइड वे में समझना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.